5 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, तो इसमें सभी प्रश्नों को देखते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यही तो प्रश्न आते हैं, है ना। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करिए। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो जूल भी होता है इसका मात्रक, अर्ग भी होता है सीजीएस मात्रक, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है छोटे कणों के लिए मात्रक। ये ऊर्जा के सभी मात्रक है। और जो वाट है वो किसका मात्रक होता है? शक्ति का, मतलब यही मात्रक नहीं है, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरा है किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए। संरक्षी बल के विरुद्ध का मतलब ये है जैसे पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, तो ये जो बल है, जो प्राकृतिक बल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? संरक्षी बल। ठीक है, तो यदि मैं संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य करूंगा, यदि मैं इसको ऊपर उठाते जाऊं तो बल कहाँ लग रहा है? नीचे। उठा रहा हूं कहाँ? ऊपर। तो जितना ऊपर जाएगा स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है mgh। h है ना, h का मान बढ़ेगा तो वो ना बढ़ेगा। तो यहाँ पर यही पूछता है कि स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा? जब हम संरक्षी बल के क्या करेंगे? विरुद्ध कार्य करेंगे। ठीक है, तो जो चुंबकीय बल होता है, चुंबक द्वारा जो बल लगता है, पृथ्वी द्वारा जो बल लगता है, आवेशों द्वारा जो बल लगता है, वो सभी संरक्षी बल कहलाते हैं, प्राकृतिक बल ही होते हैं। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, तीसरा वाला। अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित होता है तो क्या संरक्षित होगा? संवेग। अब यहाँ पर ये प्रत्यास्थ संघट्ट है, तो प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होती है और संवेग भी संरक्षित होता है, दोनों। तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन में नहीं रखना है ना। अप्रत्यास्थ संघट्ट होगा तो केवल क्या होगा? संवेग, और प्रत्यास्थ संघट्ट होगा तो संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों। और यहाँ से परिभाषा भी बता सकते हो कि वह संघट्ट जिसमें संवेग संरक्षित हो अप्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है, वह संघट्ट जिसमें गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित हो प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। यहाँ से इसकी परिभाषा भी बन जाएगी एक तरह से। फिर पांचवा देख लेते हैं, जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। धनात्मक कार्य का मतलब अपने ही दिशा में खींचे, जैसे ये है, अभी इसकी ऊंचाई ज्यादा है, यदि मैं छोड़ूंगा तो ये कहाँ जाएगा? नीचे। तो ये धनात्मक कार्य कहलाएगा। एक ही दिशा में, बल की दिशा में यदि वस्तु विस्थापन करे तो कैसा कार्य हुआ? धनात्मक। तो ऊंचाई घटेगी कि बढ़ेगी? ऊंचाई घटेगी, तो स्थितिज ऊर्जा भी घटेगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ऊंचाई पर। तो यहाँ पर यदि धनात्मक कार्य करेंगे तो घटती है, ऋणात्मक कार्य करेंगे तो क्या होगी? बढ़ेगी। ऋणात्मक कार्य का मतलब यही है, यदि मैं उसके ऊपर ले जाऊंगा तो बल लग रहा है नीचे, वस्तु जा रही है ऊपर, ऊंचाई भी बढ़ रही है, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, इस तरह से है। अगला आप देख लेते हैं, यहाँ पर 6वां प्रश्न है हमारे पास। तो 6वां प्रश्न आप समझो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को निम्नानुसार मार्ग से A से B पृथ्वी के तल से H ऊंचाई तक पहुंचाता है। एक व्यक्ति ऐसे गया कि ये वस्तु है, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, इस तरह से वो कहाँ तक पहुंचाता है ना। हाँ, यहाँ से ऐसे लेगा, ऐसे सीढ़ी में चढ़ते हुए यहाँ तक B तक पहुंचा दिया। ठीक है, लेकिन ऊंचाई कितनी है यहाँ पर? H। ठीक है, अगले स्टेप में वो ऐसा ले गया, स्लोप जैसे ले गया, ऐसे यहाँ तक पहुंचाया, फिर भी ऊंचाई कितनी है? H। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, ये सीधा सीधा ऐसे ले गया, ढलान से ऐसे ऐसे ले गया, तब भी ऊंचाई कितनी है? H है। ठीक है, तो जो हम यहाँ पर देखेंगे वो विस्थापन से समझेंगे कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। मैं इसमें ये नहीं पूछूंगा, ये तो दूरी कहला जाएगी। इसका विस्थापन कितना है? H। विस्थापन होता है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। तो इसका विस्थापन भी h है, इसका विस्थापन भी h है, इसका भी विस्थापन क्या है? h है। जब विस्थापन बराबर है तो किया गया कार्य भी कैसा होगा? बराबर, चाहे टेढ़ा मेढ़ा ले जाओ, चाहे कैसे ले जाओ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये पृथ्वी के लिए है, तो सभी में ये कैसा होगा? कार्य कैसा होगा? समान होगा। ठीक है, आगे अब देख लेते हैं, 7वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो 7वां प्रश्न है यहाँ पर, धरातल पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है तो धरातल पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है? 0। सूत्र होता है U इक्वल टू क्या? mgh। h का मान 0 है तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 8वां है, यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो जब ऐसे आ जाए तो सूत्र देखो, ठीक है, चौगुना मत समझो, सूत्र से ये mv² है, v का मान हम क्या कर दिए? 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 v² हो जाएगा, माने 4 गुना हो जाएगा। यहाँ तिगुना होता तो 3 त्रिकाई 9 हो जाता, ऐसे करके। ठीक है, v की जगह पर उतना मान रख दो तो पता चल जाता है। फिर ये kWh मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा इसको बोलते हैं।
ठीक है। 10वां है यहाँ पर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ये किस में होता है? जनित्र में। जनित्र का मतलब जनरेटर है। तो जनरेटर को जब हम चलाते हैं तो वो कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। उससे हम बिजली लेते हैं तो कैसी हो गई? विद्युत ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। तो किस में बदलती है? जनित्र में, जनरेटर में। ठीक है, चलिए अगला वाला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब इसको समझे। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी खाली स्थान में परिवर्तन के बराबर होता है। ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय भी है। इसको क्या बोलते हैं? कार्य ऊर्जा प्रमेय। कभी आता है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन लिखिए, तो यही कथन है। क्या? किसी वस्तु पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा देखो, घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक। हमेशा घर्षण बल जो होता है वो गति के कैसा लगेगा? विपरीत दिशा में लगेगा, इसलिए। तीसरा देख लो, बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? शून्य होता है। ठीक है, इसके बाद ये है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े आसान है, इनको आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं, 5वां नंबर का। असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान पर निर्भर करता है, ये पथ पर निर्भर करता है। तो यहीं पर यदि हटा दिया जाए और संरक्षित कर दिया तो पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, वो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है संरक्षी बल द्वारा। इसके बाद 6वां देखो, दृढ़ स्प्रिंग का नियतांक मृदु स्प्रिंग की तुलना में कैसा होगा? अधिक। यदि स्प्रिंग कठोर होगी, दृढ़ का मतलब कैसी है? कठोर। तो जितनी ज्यादा कठोर होगी स्प्रिंग नियतांक का मान उतना ही क्या होगा? अधिक होगा, है ना। मृदु नियतांक माने मुलायम स्प्रिंग हो तो उसका स्प्रिंग नियतांक क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसके बाद 7वां है, पृथ्वी की भ्रंश रेखा में खाली स्थान ऊर्जा स्थित होती है। तो ये क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। अब भ्रंश रेखा क्या है? कि जो पृथ्वी की चट्टानें होती है ना, मोटी मोटी चट्टानें ऐसे परत दर परत बनी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? भ्रंश रेखा। ठीक है, जब वो भ्रंश रेखा इधर उधर सरकती है तो भूकंप आ जाता है। तो वो भूकंप वाली ऊर्जा एक तरह की कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा ही वहां पर बदल जाती है दूसरे में। जैसे हमारी ये खोपड़ी की संरचना होती है, तो खोपड़ी में एक हड्डी दो हड्डी ऐसे रखी गई हैं, लेयर बाई लेयर। तो इसी तरह से इसमें बहुत सारी चट्टानों की क्या होती है? लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? भ्रंश रेखा बोलते हैं। तो भ्रंश रेखाओं में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। 8वां प्रश्न है, 1 जूल का मान अर्ग में तो कितना होता है? 10⁻7 अर्ग। ठीक है, और कभी कभी यहीं पर 1 न्यूटन पूछ देता है। 1 न्यूटन का मान डाइन में तो 10 की घात कितना हो जाता है? 5। इसके बाद यहाँ पर 9वां देख लेते हैं, दो पिंडों के बीच अल्प समय के लिए अंतरक्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? संघट। ये संघट की परिभाषा है। तो संघट का सीधा अर्थ टकराना नहीं है कि जब आपस में भिड़ जाए तो वही संघट कहलाता है। संघट माने एक दूसरे को क्या करना? प्रभावित करना भी कहलाता है क्या? संघट। लेकिन वो समय अंतराल क्या हो? कम हो। ठीक है, जैसे मान लो एकदम से एक वाहन आ रहे थे, इधर से ट्रक इधर से कार, अब लगा कि ये बिल्कुल सामने, तो तुरंत इधर से उधर हो गए, तो वो क्या कहलाया? भिड़े नहीं, फिर भी अपना डायरेक्शन बदल लिए, तो वो क्या कहलाया? संघट। आपस में टकरा भी गए तब भी क्या कहलाया? संघट। तो संघट टकराना भी हो सकता है और संघट एक दूसरे को थोड़ी समय के लिए प्रभावित करना भी क्या कहलाता है? संघट कहला गया। ठीक है, ऐसे करके अब यहाँ पर 10वां प्रश्न देख लेते हैं। ऊर्जा का वह भाग जो उपयोगी कार्य में नहीं बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा का क्षय, है ना। तो जैसे पंखा चलता है, जब हम बिजली देते हैं तो बिजली को पूरी ये गतिज ऊर्जा में नहीं बदलता, ये गर्म हो जाता है। तो उस गर्मी से हम कोई यूज नहीं कर सकते कि खाना पका लें, कि ताप लें, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वो ऊर्जा क्या चली गई? बेकार। तो जो ऊर्जा का उपयोगी भाग है उसको हम कार्य में नहीं बदल पाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कि ये क्या है? ऊर्जा क्षय है। इसके बाद 11वां प्रश्न देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो यहाँ से परिभाषा बना सकते हो, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। इस तरह से यहाँ पर हमको आगे देखना है। अब यहाँ पर अब 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो ये जो 12वां प्रश्न है इसको देख लो, बल विस्थापन वक्र के बीच घिरा क्षेत्र पर खाली स्थान को व्यक्त करता है। तो जो बल और विस्थापन का जो वक्र होता है वो किसको व्यक्त करता है? क्षेत्रफल कार्य को। मान लो एक साइड हम बल लिख दिए हैं, एक साइड हम विस्थापन लिख दिए हैं, इसके बीच का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? विस्थापन। ठीक नहीं, सॉरी, ये किसके होगा? कार्य के। बल और विस्थापन का गुणा कर दोगे तो किसके बराबर हो जाएगा? कार्य के। समझ में आ रहा है?
इधर हम क्या लिए हैं, बल, इधर क्या लिए हैं, विस्थापन। इसका क्षेत्रफल निकाल दिए तो किसके बराबर हो जाएगा, ये कार्य के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा सही विकल्पों को, उनको समझते हैं। तो 1 HP का मान बताओ कहाँ हो जाएगा यार, 1 हार्स पावर कितना होता है, 746 वाट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है ये होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। फिर यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा का जो मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। फिर यहाँ पर 1 कैलोरी का जो मान होता है 4.18 जूल। फिर यहाँ पर जो 1 किलोग्राम का जो मान होता है ये हो जाएगा 9 × 10⁻16 जूल। ये कैसे आ गया उसको थोड़ा सा समझ देते हैं। यहाँ पर एक सूत्र होता है ऊर्जा का, E = क्या हो गया, mc²। m का मान कितना मान लेंगे, 1। c का मान होता है 3 × 10⁸ का स्क्वायर। ये प्रकाश की चाल होती है, स्क्वायर करोगे तो 3 त्रिकाई 9 और 8 दूनी 16, ये जूल में उसकी ऊर्जा हो जाएगी। 1 किलोग्राम से निकली ऊर्जा का मान है वो, है ना। इस तरह से अगली जोड़ी देख लेते हैं। यहाँ तो यहाँ पर है गतिज ऊर्जा का सूत्र, देख लो, सूत्र अब लिखे हैं तो बड़ा आसान है, देख लो क्या हो जाएगा, ये 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बता दो, ये क्या हो गया, mgh। शक्ति का सूत्र बता दो, हाँ, कार्य बटे समय W/T हो जाएगा। और फिर कार्य का सूत्र बता दो, हाँ, बल गुणे क्या हो गया, विस्थापन। और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध आइंस्टीन का, ये क्या होता है, E = mc², mc² हो गया। इस तरह से हमको जोड़ी मिला देना। अब यहाँ पर एक वाक्य में उत्तरों को हम देख लेते हैं यार। एक वाक्य उत्तर ये क्या है, यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल का कार्य करे तो उसकी शक्ति कितनी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर सीधा है, शक्ति बराबर कितना होता है, कार्य बटे समय। सीधा दिया है, कार्य कितना दिया है 100 जूल, समय कितना दिया है 10 सेकंड, भाग कर दोगे कितना आ जाएगा 10। उसका मात्रक वाट होता है तो वाट लिख देना। जब वाट ना पता चले तो दूसरा मात्रक भी लिख सकते हो, ये कितना हुआ जूल और बटे में क्या हो गया सेकंड। ऊपर जूल ना लिखा है, इसके साथ लिखा है जूल, इसके साथ क्या लिखा है सेकंड, जूल बटे सेकंड, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला हो गया कार्य का SI मात्रक, क्या होता है जूल। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जब बल और विस्थापन के बीच अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति कैसी होगी। तो जब अधिक कोण होता है तो क्या होता है, ऋणात्मक। कार्य में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य हैं, तो बल और विस्थापन के कोण से हम बताते हैं। यदि कोण हुआ न्यून कोण, बल और विस्थापन के बीच का कोण हुआ न्यून कोण, तो कार्य क्या होगा, धनात्मक। अधिक कोण हुआ तो क्या हो गया, ऋणात्मक। और लंबवत हुआ तो कितना हो गया, शून्य कार्य। बस इतना है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखोगे, इसी के आधार पर इनसे क्वेश्चन पूछा है। स्प्रिंग नियतांक का मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर स्प्रिंग नियतांक का जो मान होता है वो F/x होता है। के बराबर क्या होता है, F/x। तो F का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन, और x का मात्रक क्या हुआ, मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाता है। ठीक है, अभी दोलन वाले लास्ट में पढ़े ना, हुक के नियम से F समानुपाती x पढ़े, फिर F समानुपाती का चिन्ह हटाए तो kx आ गया था, फिर k को निकाले थे तो F/x आया था। k क्या था, स्प्रिंग नियतांक। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का समीकरण क्या है, E = क्या, mc²। इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे। अब इसका 7वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर एक विमीय संघट्ट किसे कहते हैं। तो जब दो वस्तुएं संघट्ट के पूर्व और संघट्ट के पश्चात सरल रेखा में गति करती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, एक विमीय, है ना। मान लो 2 कंचे हैं, एक कंचे इधर से हम जा रहा था और ये एक कंचा यहाँ मान लो रखा था एक लाइन में ही। जब उससे टकराया तो टकराने के बाद उसी लाइन में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं तो सरल रेखा ही कहला गई, इधर उधर नहीं जा रहे हैं, तो कैसा कहलाएगा, एक विमीय संघट्ट कहला जाएगा। ठीक है, अब अगला है द्विविमीय संघट्ट किसे कहते हैं। तो जब 2 वस्तुएं संघट्ट के पश्चात कहाँ जाएं, समतल में, इधर उधर चली जाएं तब वो समतल कहलाएगा। सरल रेखा में न जाएं, कहाँ जाएं, समतल में, क्योंकि समतल की गति को ही हम क्या कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है।